बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसमें भी पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आज ही स्टार्ट होगा चैप्टर, आज ही पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, शायद 1.5 से पौने 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझते हैं पहले। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात बेटा, फॉरेन एक्सचेंज होती क्या है? चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज रेट है। बाबू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दोनों में डिफरेंस होता है। फॉरेन एक्सचेंज कह लो या फॉरेन करेंसी कह लो, ये सब एक बात होती है। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? बाबू हमारे लिए गिवन कंट्री इंडिया, इंडिया की करेंसी को छोड़ दो, बाकी सारी करेंसी पूरी दुनिया की सब क्या है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, मैं कहता हूं कुछ के बारे में तो पता होना ही चाहिए, सबके बारे में ना भी पता हो। ठीक है, और कुछ के बारे में हमें पता है बहुत अच्छे से। क्या है? क्या ये डॉलर? ये क्या है? चलो, और ये नहीं, ये तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है बेटा, स्टर्लिंग भी बोलते हैं इसको, पाउंड है ये। ठीक है, ये नहीं, ये जापान में चलता है बेटा, ये यूरो है बेटा, सारे यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। सबसे महंगी करेंसी कौन सी इस टाइम दुनिया की? दिनार। कितनी है? 230 रुपए के आसपास है आज की तारीख में। ठीक है ना, बहुत महंगी है। ठीक है, खैर वो अपना मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, बाकी अपना तो कहने का मतलब है सारी करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री, बेटा ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं, या बोलो बेटा फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? लो जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं बेटा, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? वो रेट जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी से बदली जा सकती है, वही तो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। कुछ भी हो सकता है, इट मे बी $2 इज इक्वल टू 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कुछ भी हो सकता है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं ये। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? वो रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। बेटा अगर इसको रुपी की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 1 रुपी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। बात ओके? बढ़े हैं आगे। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में अंतर होता है, ये समझ में आया? ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल मत करना। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है करेंसी डेप्रिसिएशन देन करेंसी एप्रिसिएशन। एक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे बेटा, दूसरा बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन की। बाबू नाम में है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है बेटा? कहीं ना कहीं वैल्यू गिरेगी। नाम में ही डेप्रिसिएशन है तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो गिरेगी ना। चलो लिख कर बताता हूं आपको क्या चीज होती है। बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, या बोलो बेटा आपकी डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल हो चुकी है। मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। कहने का मतलब क्या है बेटा? आधे से ज्यादा बच्चे ठीक है ये तो रट लेते हैं, पर वो करेंसी डेप्रिसिएशन को इस फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मान लो बेटा पहले $70 70 का था, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? अब $, कितने का हो गया? कितने का हो गया? 72 या 68? 72। बेटा आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है जब ये 68 हो जाता है। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? ढंग से वर्ड पर जाओ ना, क्या कहना चाहता है। देखो सिंपल सी एक बात बोलूं,
बेटा पहले 70 रुपए देने पड़ते थे तब $1 मिलता था, आज 72 देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं बेटा आपकी डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल हो गई है एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन करेंसी। इसकी अब ज्यादा यूनिट चाहिए होंगी तभी बाय कर पाओगे किसी फॉरेन करेंसी को। बेटा इसमें इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, नहीं दिखाई दे रहा? पहले 70 रुपए देते थे $1 मिल जाता था, आज बेटा 72 रुपीज देने पड़ेंगे तब जाकर डॉलर मिलेगा। कहीं ना कहीं बेटा डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल हो चुकी है। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, करेंसी डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं या इंपोर्ट? बस ये बता दो सोचकर बोलना। एक्सपोर्ट बढ़ता है इंपोर्ट? बेटा ऑलवेज एक्सपोर्ट। करेंसी डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्या है? एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? कारण आपने बताना क्यों। बाबू देखो एक बात समझो, विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी यू कैन बाय मोर कमोडिटी इन द इंडिया। ऐसे केसेस में एक बात बताओ, पहले आप $1 लाते थे तो इंडिया से 70 रुपए का सामान ले जाते थे। अब बेटा $1 लेकर आओगे तो 72 का सामान लेकर जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट विल राइजेस। विद द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी यू कैन बाय मोर कमोडिटी इन इंडिया। पहले $1,00,000 लाते थे तो इंडिया से 70 लाख रुपए का सामान मिलता था, अब $1,00,000 लाओगे तो इंडिया से 72 लाख रुपए का सामान मिलेगा। हो गया एक्सपोर्ट राइज, 2 लाख रुपए से बढ़ गए $1,00,000 में। दिखाई दे रहा है? तो बेटा करेंसी डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। करेंसी एप्रीसिएशन, चलो जी देखते हैं जरा इसको, ये क्या होता है। बेटा मैं रब नहीं कर रहा सारा मैटर, क्योंकि मैं इसी डेफिनेशन से क्लियर कर दूंगा। करेंसी एप्रीसिएशन, लो जी पढ़ना जरा। करेंसी एप्रीसिएशन क्या होती है? इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency. It means domestic currency is more valuable and hence less of it is required to buy the foreign currency. समझने की बात है बेटा, पहले $1 की वर्थ 70 रुपए थी, ठीक है, आज $1 65 रुपीस का रह गया। बेटा पहले $1 खरीदते थे 70 रुपए का, आज 65 का ही मिल जाता है। कहीं ना कहीं बेटा आपकी डोमेस्टिक करेंसी, आपकी होम करेंसी कहीं ना कहीं बेटा ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। 5 रुपए कम में ही डॉलर मिलने लगा, इसलिए बोल रहा है बेटा एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अब रुपये की कम यूनिट चाहिए बेटा $1 को बाय करने के लिए। और इसके इंपैक्ट क्या है बेटा? ये इंपोर्ट्स बढ़ा देती है। इंपोर्ट कैसे बढ़ जाते हैं बेटा? इंपोर्ट कैसे बढ़ जाते हैं आप बताओ तो सही। विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपी यू कैन बाय मोर कमोडिटी फ्रॉम यूएस। बेटा अगर आज पहले हम 70 रुपए खर्चते थे तो $1 का सामान लेके आ पाते थे, अगर आज हम 70 रुपए खर्चे तो एक से कुछ ज्यादा ही सामान आएगा। $1 से तो कुछ ज्यादा ही सामान आएगा, अप्रोक्सीमेटली $1.08 का, 09 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना बेटा। विद द सेम अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी यू कैन बाय मोर कमोडिटी फ्रॉम यूएस। बेटा इंपोर्ट विल ऑटोमेटिकली राइज, सेम अमाउंट में इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई? इतनी बात ओके है। फॉरेन एक्सचेंज क्या था? रिपीट करो बड़ा जल्दी से। फॉरेन एक्सचेंज क्या था? ऑल द करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द गिवन कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या था? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, ठीक है ना। करेंसी डेप्रीसिएशन क्या था? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि बेटा आपकी खुद की करेंसी लेस वैल्यूएबल हो चुकी है एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। What do you mean by currency depreciation? Appreciation, increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. सिंपल मतलब क्या है बेटा? आपकी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। इतनी बात ओके। बड़े आगे,
बेटा अगला जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं पेपर का पार्ट 1000% है, बोल रहा हूं बेटा आपको, ये छोड़कर मत चले जाना गलती से भी। बेटा सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम लिख रहे हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम लिख रहे हैं, 3 हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। लो जी सब सामने देखेंगे जरा मेरी तरफ, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा 3 सिस्टम है, सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बाबू इसका एक दूसरा नाम भी है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा पैक्ड। खुश मत हो जाना बेटा, हाय पैक्ड नहीं है ये आपका, ठीक है, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या चीज है अभी समझाता हूं बेटा। ऐसे सिस्टम में गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, गवर्नमेंट बता देती है बेटा इंडियन रूपी कितना फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगा इंडियन रूपी का किसी भी फॉरेन करेंसी के साथ, गवर्नमेंट फिक्स करेगी प्राइस, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फॉरेन करेंसी, ठीक है। दूसरी बात बेटा ऐसा गवर्नमेंट क्यों सिस्टम अडॉप्ट करती है, बाबू वैसे पता है इंडिया का नहीं है ये, मैं इंडिया के एंगल से समझा जरूर रहा हूं, इंडिया ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं करता, इंडिया का दूसरा सिस्टम है, अभी बताऊंगा, ठीक है। बेटा गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम क्यों अडॉप्ट करती है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, रेट एक जगह पर फिक्स बना रहे, ठीक है। बाबू तीसरी बात देखो क्या होता है, मान लो अगर आज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 ₹70 का ही रहेगा, मान लो ऐसा फिक्स कर दिया, पहली बात तो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, फिक्स करने का पर्पस क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहे। मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया $1 = ₹70, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर गलती से ये प्राइस गिरने लगेगा, मान लो $1 ₹70 से कम आने लगेगा, गवर्नमेंट पता है क्या करेगी बेटा, बाय करना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द मार्केट। डिमांड करने से क्या होगा, US डॉलर बाय करना लग जाएगी मार्केट से, क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी US डॉलर की, प्राइस वापस आ जाएगा, प्राइस 70 आ जाएगा। और अगर गलती से गिरने लगा 72 हो गया, 73 हो गया, गवर्नमेंट को डर लगेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, US डॉलर मार्केट में बेचना शुरू कर देगी, सेल करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा बेटा, सप्लाई या डिमांड नहीं है, क्या होगा बेटा, प्राइस गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर ये 70 पे स्टेबल हो जाएगा। बेटा गवर्नमेंट इसमें बाय भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, ताकि प्राइस स्टेबल बना रहे जो गवर्नमेंट चाहती है। और बेटा इतना बाय सेल करना आसान तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके लिए बेटा सेल करना बहुत आसान है, US डॉलर को होने भी तो चाहिए ना भाई, होंगे तभी तो मार्केट में सप्लाई करोगे, होंगे कब बेटा, आपको ह्यूज रिजर्व रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। RBI होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इतना तो पता ही होगा, तो बेटा सेल कर सकता है जब वो कस्टोडियन है, हाँ कर सकता है, ये तो बात समझते हो ना, ह्यूज रिजर्व होते हैं गवर्नमेंट के पास। इतनी बात में अभी तक कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है बेटा। अब मेरा मुद्दा ये उठता है, गवर्नमेंट ने कैसे फिक्स करा, गवर्नमेंट ने नहीं भाई, ये मैं बोल रहा हूं ना, इसमें डिमांड सप्लाई का कोई मैटर ही नहीं है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। देखो क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, सुनो, अपनी करेंसी को टाई करती है, टाइड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, टाइड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड ने दिए हुए स्टैंडर्ड, ठीक है। वैसे आपको नाम याद नहीं करना, आप छोड़ दो, नाम नहीं याद करना आपको, ब्रिटेन वुड ने दिया हुआ है, BRETTON वुड, ब्रिटेन वुड्स ने दिए हुए हैं स्टैंडर्ड, खैर आपको नाम नहीं याद रखना, वैसे याद करो। बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी करेंसी को टाई करती है विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होता है, जनरली गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर या एनी अदर प्रीशियस मेटल। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू ₹35,000, मान लो। और बेटा US गवर्नमेंट ने कह दिया 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू $500, सॉरी हाँ $500, ठीक है मान लो। बेटा आपने क्या करा, अपनी करेंसी को टाई करा विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, गोल्ड के साथ टाई करने की कोशिश करी। बेटा इसको हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू, क्या बोलते हैं बेटा,
पैरिटी वैल्यू। अब होता क्या है बेटा, इन दोनों ने क्या करा, पैरिटी वैल्यू फिक्स करी अपनी करेंसी की इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। बेटा इनसे क्या ये कैलकुलेट नहीं हो सकता कि $535,000 रुपी के बराबर है? यानी कि मैं ये नहीं बोल सकता $1 इज इक्वल्स टू ₹70। बेटा इसको बोलते हैं पैगिंग। पैरिटी वैल्यू से ही पैगिंग निकलती है, इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बस ये पूरा सिस्टम यही था, 7 पॉइंट का है ये सिस्टम, मैंने 7 के 7 पॉइंट लिख दिए। बात समझ में आई? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं बेटा, ऐसे सिस्टम में एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में फिक्स करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, प्राइस एक जगह पर स्टेबल बना रहे। मान लो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट ने $1 का प्राइस फिक्स करा 70। बेटा अगर ये प्राइस 70 से नीचे उतरना शुरू कर देता है तो गवर्नमेंट, ताकि प्राइस 70 बना रहे, स्टेबल बना रहे, गवर्नमेंट इसको मार्केट से बाय करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा करेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस वापसी आ जाएगा 70 पर। और अगर ये प्राइस बेटा गिरना शुरू हो जाता है, ये 72 73 तक पहुंच गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, बहुत ज्यादा डॉलर सप्लाई करना शुरू कर देगी। सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी, बेटा प्राइस फिर फ्लक्चुएट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर 70 हो जाएगा। तो बेटा बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड गवर्नमेंट इज हैविंग विद ह्यूज रिसोर्सेज। आरबीआई है बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना बेटा। साथ ही साथ मैंने एक बात लिखी बेटा, आप अपनी करेंसी को टाई करते हो विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मे बी गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर प्रीशियस मेटल। एग्जांपल के तौर पर मैंने गोल्ड ले लिया। इंडिया ने बेटा 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू फिक्स करी, लेट्स सपोज 35,000। यूएस ने फिक्स करी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू $500। बेटा जब आप एक अपनी करेंसी को किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ टाई करते हो, उसको हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। ठीक है, और पैरिटी वैल्यू से वी कैन इजीली कैलकुलेट द वन करेंसी प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो इजीली निकाल लिया हमने $1 इज इक्वल्स टू ₹70। इसको हम बोलते हैं पैगिंग, और इस सिस्टम को बोला जाता है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बात ओके? बढ़े आगे, इसको याद रखोगे तभी आगे समझ में आएगा। बात ओके है तो बताना मेरे को, ठीक है। चलो बेटा मैंने इसका इस्तेमाल करना है, पहले ये बात समझ लो। 3 तरीके के हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका नाम था पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकेंड वन अब हम पढ़ रहे हैं, इसके भी 2 नाम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं और बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये टोटली डिपेंडेंट है अपॉन मार्केट फोर्सेस। ठीक है, मार्केट फोर्सेस क्या होती है बेटा, ये डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे काम करता है। बहुत सारी कंट्रीज को फॉलो करती हैं बेटा, इंडिया नहीं करता। ये डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर पे काम करता है। इंडिया थर्ड सिस्टम फॉलो करता है, अभी करेंगे उसकी बात। ठीक है, ये सिस्टम डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे काम करता है बेटा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। मैं गवर्नमेंट कंट्रोल लिखकर इसको काट देता हूं। बेटा मार्केट फोर्सेस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, ये फ्री फोर्सेस हैं। ठीक है, कितनी भी डिमांड बढ़ सकती है लोगों के अकॉर्डिंग और कितनी भी सप्लाई बढ़ सकती है, गवर्नमेंट इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, बेटा यहां गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम इतना सा है 2 लाइन का, इसलिए बेटा इसकी एक्सपेक्टेशन मत करना पेपर में। ठीक है, थर्ड वन इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया फॉलो करता है तो टीचर्स की चॉइस हो सकती होगी कि आपसे वो पूछा जाए। ठीक है, तो इसको देख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका नाम है बेटा मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। लो जी, इसको बहुत आराम से समझेंगे बेटा। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है बेटा, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड बोल रहा हूं मतलब मिक्सचर है, शुरू के दोनों का मिक्सचर है बेटा। गवर्नमेंट की जगह यहां पर आरबीआई ले लेता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट थी बेटा, उसकी जगह आरबीआई ने ले ली। फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन था, फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बेटा यहां पर भी डिमांड एंड सप्लाई का रोल है, यानी कि आरबीआई का रोल भी है और डिमांड और सप्लाई का भी रोल है। मैं पूरा ही लिख देता हूं, शॉर्टकट नहीं लिखता। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का भी रोल है।
बेटा इसमें होता क्या है, आरबीआई अपने दिमाग में एक प्राइस बैंड रखता है। लो मैं बताता हूं, आरबीआई ने प्राइस बैंड रखा कि अगर $1 ₹70 से लेकर ₹75 तक हो गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। आरबीआई विल नॉट एंटरटेन दिस मैटर। यानी कि बेटा ये बढ़ता रहे गिरता रहे, डिमांड सप्लाई प्रेशर के बीच में है, अगर ये 70 से 75 तक घूमता रहा तो आरबीआई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगर ये प्राइस गलती से 70 से कम आना शुरू हुआ तो बेटा आरबीआई टेक केयर क्या करेगा इस मैटर की। 70 से कम आया तो क्या करेगा, जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, आरबीआई क्या करेगा बेटा, मार्केट से डॉलर बाय करना शुरू कर देगा, डिमांड बढ़ाएगा जान के। उसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बेटा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इस प्राइस बैंड के बीच में आ जाएगा। और अगर गलती से बेटा प्राइस 75 क्रॉस करने लगा तो आरबीआई हैज टू सेल द यूएस डॉलर इन द मार्केट, सप्लाई करनी शुरू कर देगा ताकि बेटा वापस फिर प्राइस इसी प्राइस बैंड में आकर बैठ जाए। समझ आई बात। अगेन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। बेटा इसके लिए भी आपको बहुत रिजर्व चाहिए, ठीक है। और इसका एक और दूसरा नाम भी है, नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। हाँ गंदा है ये, पर धंधा है ये, ठीक है बेटा, डर्टी फ्लोटिंग इसका नाम है, ठीक है। पेपर में आने के चांसेस इसके भी इक्वल हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जितने। बात समझ में आई। लेकिन अभी मेरा मैटर खत्म नहीं हुआ, मैं एक और बात बोल देता हूं बेटा। अभी तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गए, अब जरा एक फर्क समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम आप ऑलरेडी समझ चुके हो, मेरे को एक डिफरेंस समझाना है आपको। बेटा एक वर्ड अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर हटे थे, डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। मैं एक वर्ड बोलता हूं डीवैल्यूएशन। एक वर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एप्रिसिएशन। और बेटा मैं एक और वर्ड यहां पर बोलता हूं, रीवैल्यूएशन। बेटा डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन में फर्क क्या होता है। बेटा देखो एक बात बताता हूं, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। बस क्या अंतर है, एक्सचेंज रेट सिस्टम का डिफरेंस है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, वही होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डीवैल्यूएशन क्या होता है, वो भी यही होता है। बेटा डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन ये दोनों टर्म इस्तेमाल की जाती हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वही है जो फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। वहां अगर प्राइस गिरता है तो हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन हो गया, और अगर प्राइस बढ़ता है तो हम बोलते हैं एप्रिसिएशन हो गया। बेटा ये दोनों टर्म इस्तेमाल की जाती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जहां गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है। लो समझाता हूं आपको। बेटा $1 की वर्थ 70 रुपीज है, $1 की वर्थ 70 रुपीज है। अगर प्राइस गिरता है तो गवर्नमेंट बाय करती है या सेल डॉलर, बस ये बता दो। मैंने बहुत बार बोल दिया, प्राइस गिर गया 68 हो गया, क्या करे गवर्नमेंट, डॉलर बाय करे या सेल, बाय करे। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने बाय करने शुरू करे, गवर्नमेंट बाय करी जा रही है, प्राइस हिल ही नहीं रहा। रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस 68 आ जाए, डॉलर की टर्म में रुपये की वैल्यू बढ़ जाए, मैं नहीं मानता, ठीक है। लेकिन रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस, हमें तो थ्योरेटिकल बात करनी है, वो करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय करी जा रही है यूएस डॉलर, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, प्राइस ही नहीं फ्लक्चुएट हो रहा, 68 पे खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत कई करोड़ों के बाय कर लिए। बेटा अगर तब भी प्राइस ना हिला तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एट द एंड चेंज कर देगी। गवर्नमेंट कहेगी आज से मेरे लिए $1 की वर्थ 68 रुपीज ही है। क्या हुआ बेटा, ये रीवैल्यूएशन हो गया। भाई रीवैल्यूएशन में क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस बढ़ता है, बढ़ा ही तो है, ठीक है। अगर बेटा ये प्राइस 72 हो गया मान लो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल करेगी ताकि ये 70 तक आए। बेटा गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिजर्व पड़े हैं, गवर्नमेंट सप्लाई करी जा रही है, 75% रिजर्व खाली हो गए, 25% रिजर्व बचे हैं, और प्राइस हिल नहीं रहा 72 से। एट द एंड गवर्नमेंट को लगेगा, कहीं पता लगे सारी रिजर्व ना निकल जाए हाथ से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, छोड़ दो, आज से हमारे लिए $1 का प्राइस 72 फिक्स हो गया।
ये क्या करा गवर्नमेंट ने बेटा, डिक्लेयर कर दिया अपनी होम करेंसी को, डीवैल्यूएशन डिक्लेयर कर दिया अपनी डोमेस्टिक करेंसी का। समझ आई बात बेटा? ये दोनों टर्म कहां इस्तेमाल होने वाली है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और ये दोनों टर्म फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम समझ में आया? एक क्वेश्चन यहां से पक्का है फिक्स्ड, इन तीनों में से कहीं से भी आ जाए। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बेटा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, चलो ये भी समझो, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत आसान। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, चलो करते हैं बात। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा मैंने एक शॉर्टकट बनाया, आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात, नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूटीआई के शेयर परचेज कर लो। ठीक है, यूटीआई शेयर परचेज कर लो। ठीक है, मैंने शॉर्टकट बनाया, आपको याद रह जाए ठीक बात, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, डिमांड के 5 रास्ते हैं, नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेकेंड वन इज टूरिज्म, third one is import of goods, fourth one is speculation, and fifth one is purchase of foreign assets। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स। चलो जी, सब सामने देखेंगे जरा मेरी तरफ। बेटा हम ना जनरली डिमांड जब फॉरेन एक्सचेंज की करते हैं तो ये 5 वजहें होती हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं समझाऊंगा, थोड़ी देर के लिए इसको पेंडिंग रखना, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, मैं अगर अभी समझाऊंगा तो बेटा उसे रटना कहेंगे, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आएगा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, तब समझाना है मुझे स्पेक्यूलेशन क्या होता है, बाकी 4 की बातें मैं अभी कर देता हूं। ठीक है बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मान लो बेटा आप यहां पर हो, ठीक है, आपकी फैमिली बैठे, आपके रिलेटिव बैठे किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, आप बेटा उनको पेमेंट रुपी में करोगे नहीं ना, आपने फैमिली मेंटेन करनी है, मान लो फॉरेन में, यूएस में है फैमिली, आपने उनको पैसे भेजने हैं। बेटा अगर रुपी में भेजोगे तो उनके लिए वो कागज का टुकड़ा है बेटा, वहां कुछ नहीं चलता रुपी, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यूएस डॉलर ही भेजने पड़ेंगे बेटा। तो बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर हो सकते हैं कि नहीं, डिमांड का पार्ट, आपने यहां से डॉलर खरीदे और वहां पर डॉलर भेजे, आपने डिमांड करी यहां पर फैमिली मेंटेन करने के लिए, यूनिलेटरल ट्रांसफर समझते हो ना, वन साइडेड पेमेंट। ठीक है ना, या आपने बेटा फॉरेन कंट्री में किसी को गिफ्ट भेजना है तो बेटा वो भी क्या होगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप यूएस डॉलर बाय करोगे, गिफ्ट बाय करोगे और भेज दोगे वहां पर। ठीक है ना। सेकेंड वन इज टूरिज्म, बेटा आप घूमने जाओ, आपका मन कर रहा है घूमने जाने का, कहीं भी समझ लो, ठीक है ना, लेट्स सपोज कि सिंगापुर, बेटा सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, वहां इंडियन रुपी तो नहीं काम करेगा ना, आपको क्या कराना पड़ेगा, यहां से करेंसी बाय करनी पड़ेगी सिंगापुर की, तो बेटा आप डिमांड करोगे ना, टूरिज्म भी हो सकता है एक डिमांड का सोर्स। थर्ड वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करे, आप उसे कह दो ले ले भाई इंडियन रूपी में पेमेंट ले लेगा, उसके लिए क्या करेंगे, वो कागज के टुकड़े आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन बेटा यहां पर कन्वर्ट कराओगे उसको इनटू सम फॉरेन करेंसी, कुछ भी कह लो, लेट्स सपोज कि येन में कन्वर्ट कराया तो जाकर जापान में पेमेंट करोगे, तो बेटा आपको डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेक्यूलेशन को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ो। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, बेटे अगर आपको कहीं बाहर जाकर कोई विला ही पसंद आ गया और विला खरीदने का मूड आ गया तो रुपी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं बेटा फॉरेन एसेट्स खरीदनी है तो बेटा पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में ही होंगी। तो बेटा इन चारों से 5 फॉर्म में हम डिमांड करते हैं, स्पेक्यूलेशन अभी समझ नहीं आएगा, बाकी क्लियर है। ठीक है, सप्लाई अगेन यूनिलेटरल ट्रांसफर यहां पर भी है, टूरिज्म यहां पर भी है, लिखना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, स्पेक्यूलेशन यहां पर भी है, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स यहां पर भी है। ठीक है बेटा, यूनिलेटरल ट्रांसफर ये क्या मतलब है, बेटा कोई पर्सन रहता है यूएस में, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, वो क्या करेगा, वन साइडेड ट्रांसफर कर रहा है, उसको क्या करना है, वो यूएस डॉलर में देगा भी तो क्या करेगा इंडियन, उसको जाकर बैंक में बेचेगा, कहीं इंडियन रुपी लेगा, तो बेटा सप्लाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है पक्का। सेकेंड वन इज टूरिज्म, बेटा फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आए,
कहीं ना कहीं बेटा उनको अपने यूएस डॉलर बेचने पड़ेंगे, इंडियन रुपी लेने पड़ेंगे, तो उन्होंने सप्लाई कर दिए कि नहीं कर दिए यूएस डॉलर। ठीक है। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगेन बेटा मैंने यहां से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, मुझे मान लो उसने पेमेंट यूएस डॉलर में भी दे दी, तो क्या होगा बेटा, मैं बैंक को दे दूंगा, मैं एक्सचेंज करा लूंगा इंडियन रुपए में। सप्लाई हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। स्पेक्यूलेशन के लिए को पेंडिंग छोड़ो, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट, उनके लिए वो फॉरेन ही है इंडिया, उनके लिए तो इंडिया फॉरेन ही है ना बेटा। उन्होंने कोई इंडिया में एसेट बाय करनी है, कोई इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी पसंद आ गई, कोई फ्लैट लेना है, उन्होंने क्या करेंगे बेटा, इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे। उनके पास इंडियन रुपी कहाँ आएगा बेटा, कहीं ना कहीं बेचेंगे वो इंडिया में यूएस डॉलर, बाय करेंगे इंडियन रुपी, तब जाकर रजिस्ट्री होगी उनके नाम। बात समझ में आई? एक तरफ की हेडिंग कर लो, दूसरी तरफ की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, बाकी तो वर्डिंग तक सेम है। बात ओके? कर्व बनाकर दिखा दो बेटा। देखो हम ना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में ना हमारी पीएचडी है, ठीक है ना, और उस पीएचडी की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। आगे मैंने अब जितना भी कराना है, ठीक है ना। अपनी पीएचडी भूल मत जाना, मेरे को याद करानी है वो। मेरे को पहले यही याद करा दो, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दिखने में कैसा होता है, आज वही देख लेते हैं। बट बनाया ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, 11th पास हो, आवाज ही नहीं आ रही कोई। हाँ पास है, पास है, छोले दे के पास हुए थे, लो हाँ कड़ी चावल देकर पास हुए थे। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेटा फॉरेन एक्सचेंज को प्यार से बोलते हैं फॉरेक्स, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज। आपको एक्सिस दिखाई दे रहा होगा खाली। रेट ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। डिमांड कर्व कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये है बेटा डिमांड कर्व, ठीक है, पक्का। मान लो किसी पर्टिकुलर रेट पे कोई पर्टिकुलर डिमांड है, किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे कोई पर्टिकुलर डिमांड है, और बेटा अगर ये रेट बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है। दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ करा थोड़ी है, ठीक है ना। अगर ये रेट कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। बात ओके? सप्लाई कर्व कैसे बनता है बेटा, पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिवली स्लोप्ड बना दिया आपने बेटा। किसी पर्टिकुलर रेट पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, हमने बना दिया, जैसे ही रेट बढ़ेगा क्या होगा बेटा, सप्लाई और बढ़ेगी। कर्व बना सकते हैं, ठीक है, पक्का है ना। कर्व तो बना ही लेते हैं ना बेटा, इसका इन दोनों का इस्तेमाल करना मुझे आगे, मेरे को शौक नहीं है इनको बनाने का, ठीक है ना, पक्का बना लेंगे। अभी 2 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे।